नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। संसद में पेश 3 अहम बिलों को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार साफ दिखने लगी। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। इन बिलों की जांच के लिए सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित करने का फैसला किया, लेकिन इस पर विपक्ष अब बटा हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को साफ कर दिया कि वह जेपीसी में शामिल नहीं होगी। इससे पहले ही तृणमूल कांग्रेस भी इस प्रक्रिया से बाहर रहने का ऐलान कर चुकी है। और समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी ने भी इसी राह पर चलने का संकेत दिया है। ऐसे में कांग्रेस दुविधा में है कि पहले पार्टी ने संकेत दिया था कि वह शामिल होकर असहमति नोट दर्ज कर सकती है, लेकिन अब दबाव की स्थिति में फंसी हुई है। कांग्रेस ने शुरुआत में जेपीसी में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज करने की रणनीति बनाई थी। पार्टी का मानना था कि असहमति नोट देकर वैकल्पिक राय भी संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकती है। वाम दलों और आरएसपी ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है, लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी बाहर होने लगे, कांग्रेस पर विपक्षी एकजुटता बनाए रखने का दबाव बढ़ता जा रहा है। 3 में से एक बिल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को हटाने का प्रावधान करता है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है। इसके लिए बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। यही वजह है कि विपक्षी दल मान रहे हैं कि यह कड़ा और संघीय ढांचे के खिलाफ है, कदम संसद से पास नहीं हो पाएगा। एक बार आपको सुना देते हैं आज क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर आई। निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस बेबाकी और साफ गोई से सारे मामले को देश के सामने चैनल के जरिए से रखा है, उसमें कई सवाल खड़े होते हैं जिसके जवाब न केवल राहुल गांधी को बल्कि कांग्रेस के नेताओं को देने चाहिए। पहला सवाल तो सीधा ये है कि उस समय क्या उसको हटाया गया इसलिए कि लालू यादव को सजा से बचाया जा सके। इसी प्रकार से अन्य अनेक सवाल हैं। आज ये जो विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बिल के ऊपर, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों का आपराधिक इतिहास है और इनको समझ में आ रहा है कि यदि ये बिल आ गया तो फिर इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन का रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? देखिए, जहां तक ये जो नया विधेयक आया है ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और सरकार की नीयत इसमें स्पष्ट है। जो गैर भाजपा सरकारें हैं उन सरकारों को सरकार ठोकना चाहती है। उन सरकारों को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, इस नीयत से कानून लाया गया है। सबको पता है कि ईडी सीबीआई किसके कहने से चल रही है। ईडी सीबीआई किसी को गिरफ्तार करें तो उसके बाद उसको बर्खास्त कर दिया जाए अपने पद से, तो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो गिरफ्तारी के आदेश दे रहा है ईडी सीबीआई को ऊपर से काबू करके, वो बर्खास्त कर पाएगा सरकारों को या सरकारों में मंत्री मुख्यमंत्रियों को? ये स्वीकार्य नहीं है। पूरी तरह से इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा, हर रूप से इसको पारित नहीं होने देंगे हम संसद में। सिंपल है कि जो ऑर्डिनेंस जिसकी ये बात करते हैं, जिसका लिए कहते हैं कि राहुल जी ने ऑर्डिनेंस का विरोध किया था, वो ऑर्डिनेंस था कन्विक्शन के बाद, कन्विक्टेड नेताओं के बारे में था। ये आज जो ला रहे हैं, ये कानून ऐसा है कि
न खाता न बही, जो भाजपा कहे वो सही। ईडी और सीबीआई इनके पालतू एजेंसीज हैं, उसके जरिए ये अपने विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कराएंगे। 30 दिन तक जमानत नहीं होने देंगे, पीएमएलए लगा दिया, कुछ लगा दिया, जमानत नहीं हुई, 31वें दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। अरे साहब, आप 11 साल में अपना एक मंत्री तो बता दीजिए जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई ने कोई एक्शन लिया हो। संविधान संशोधन भी किस तरीके का हो रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। एफआईआर का काम चल ही रहा है। ये क्या क्या कराएगी वर्तमान सरकार, ये तो वही जाने। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इनके निर्णयों से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो बड़ा ही विचित्र स्थिति इन लोगों ने विगत वर्षों में कर रखा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना, ये सारे मुद्दे सिर्फ इनके भाषणों में हैं, लेकिन करतूतें तो बिल्कुल ही इसके विपरीत है। देश कैसे टूटे, देश कैसे कमजोर हो, हमारे आने वाली पीढ़ी कितने मुसीबतों का दंड झेलना पड़े, यही सब चल रहा है। तो आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस से शशांक रंजन जी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रविंद्र आनंद जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में। सबसे पहले शशांक रंजन जी, आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि ये जो 3 अहम बिल हैं इनको लेकर कांग्रेस पार्टी दुविधा में फंस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना था कि हम जेपीसी में शामिल हों और उसका विरोध करें, लेकिन आम आदमी पार्टी भी जेपीसी में शामिल नहीं हो रही, समाजवादी पार्टी भी, टीएमसी भी, शिवसेना भी। अब कांग्रेस इस दुविधा में है कि वो शामिल हो या ना हो, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं वही शामिल नहीं हो रहे, तो फिर वो क्यों? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। यह विपक्ष की ओर से जो निर्णय लिया जा रहा है, मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष की ओर से सही निर्णय लिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जेपीसी में शामिल होगी, क्योंकि विपक्ष का धर्म होता है कि राष्ट्र हित के हर कार्य में मिलजुल कर आगे बढ़े, और कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से राष्ट्र हित के मुद्दों पर तटस्थ नहीं हो सकती है। बाकी हमारे सहयोगी दलों की अगर बात किए जाते हैं तो हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है, वहां पर हर कोई अपने स्तर से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने स्तर से निर्णय लेकर वे किस प्रकार से सदन में प्रस्तुत होते हैं यह उनकी विचारधारा है। हम जो हैं राष्ट्र हित के मुद्दे पर हर वक्त सरकार के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। नहीं, वो बात ठीक है, आप जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उनके साथ, सरकार के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो आपको मानना तो उन लोगों का भी पड़ेगा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके सहयोगी दल हैं, उनसे अलग तो नहीं चल सकते। देखिए, हर मामले पर सहमति ही बन जाए यह जो है संभव नहीं है। अगर सहमति की बात किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड भी एक दूसरे के साथ गठबंधन में है, लेकिन समय समय पर भाजपा के निर्णय के खिलाफ भी तो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कदम बढ़ाए गए हैं। तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि जो है उन दोनों में टूट पड़ गई। तो उसी प्रकार से अगर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों में अगर किसी एक मुद्दे पर लेकर किसी प्रकार का जो है
भिन्नता ठीक है। प्रकट होता ठीक है, है, ठीक है, तो ठीक है, यह जो ठीक है। बिखराव को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ठीक है रविंद्र आनंद जी, क्योंकि आप भी इंडिया गठबंधन का पार्ट रहे हैं, ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी जेपीसी को लेकर, जेपीसी में शामिल होने का जो प्लान था वो बनाया जरूर था, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जेपीसी में हम शामिल होंगे, ठीक है, लेकिन हम विरोध करेंगे। जो और सहयोगी दल हैं वो पहले से ही मन बना चुके हैं कि हम चर्चा में शामिल ही नहीं होंगे, ठीक है। क्या कुछ नसीहत देना चाहेंगे कांग्रेस को आप? देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है हाँ, कि हम ये जो जेपीसी कमेटी है इसका हिस्सा नहीं है। उसका कारण भी बिल्कुल साफ है पुष्पेंद्र जी, कि आप जानते हैं कि हमने ये जो विधेयक लाने की बात हो रही है उसका हमने सीधा सीधा विरोध किया है, और जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर उस कमेटी में क्यों रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये केजरीवाल जी क्लियर कर चुके हैं बिल्कुल, और हमारी राहें अलग हैं। हम बिहार में अपने दम पर लड़ने जा रहे हैं, उसी तरह से जहां भी चुनाव होंगे आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, बिल्कुल। और इस पर हमारे नेता ये साफ कह चुके हैं कि हम इस बिल के विरोध में हैं। उसकी वजह साफ है कि सीबीआई ईडी को पीछे लगा करके जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, अपने हिसाब से साक्ष्य जुटाए जाते हैं और फिर हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाता है, और 2-2 साल तक जेल में रखने के बाद सीबीआई ईडी क्लीन चिट भी दे देती है कि सत्येंद्र जैन जी आपके खिलाफ कोई दोष नहीं बनता। और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत तल्ख टिप्पणी कर चुकी है। हेमंत जी अभी इस बारे में बताएंगे भी। तो हमारा इस पर साफ कहना है कि हम जेपीसी का ना तो हिस्सा है, ना हम गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन रविंद्र आनंद जी, आपको इसमें घबराने की क्या जरूरत है? क्या कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है कि आपके लिए भी संकट पैदा हो सकते हैं? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? अरे साफ संकट हमने तो झेला है। हाँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? हाँ। हमने तो झेला है भाई। हाँ। हमारे नेताओं को झूठे केस में पकड़वा करके अंदर कर दिया। 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक चार्जशीट तक नहीं दे पाए ये लोग। ये चार्जशीट तक नहीं दे पाए। तो इससे इनकी मंशा साफ होती है। देखिए, ईडी हो चाहे सीबीआई, उसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि जो गैर बीजेपी राज्य हैं, जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और जो अन्य दल हैं, उनके नेताओं को चुन चुन करके उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाना है, उन्हें जेल में ठूसना है और उसके बाद क्लीन चिट भी दे देनी है। बड़ा हास्यास्पद मामला है ये। नहीं, लेकिन रविंद्र आनंद जी, यहां पर तो ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि खुद प्रधानमंत्री के लिए भी ये नियम है, मुख्यमंत्री के लिए भी ये नियम है, और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर देखे जाएं तो वो बीजेपी के ही हैं, तो सबसे ज्यादा टेंशन तो बीजेपी को ही लेनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं पुष्पेंद्र जी। हाँ। 11 साल की सरकार हो गई है। हाँ। 11 साल की केंद्र की सरकार में सीबीआई और ईडी ने किस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है? किसके खिलाफ जांच की है? किसके खिलाफ जरा भी कोई छानबीन की हो? देखिए, केंद्र के इशारे पे चलने वाली एजेंसियां है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, और ये वही करेंगे जो उनको टेलीफोन किया जाएगा। ठीक है कि भाई इसको ठीक है, ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र त्यागी जी, आप पर तो पहले भी ये आरोप लगते थे, और अब जो ये बिल लेकर आए हैं, जेपीसी में भेजा गया है, ठीक है, हालांकि विपक्ष में जरूर कहीं ना कहीं वो तकरार देखने को मिल रही है जो नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप पर जरूर आरोप लगते रहे हैं कि भैया जो भ्रष्ट लोग थे वो तो आपने पहले ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे, उन पर पहले जांच चल रही थी, लेकिन आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद उन पर किसी तरह की कोई जांच भी नहीं हुई। काफी ऐसे नाम थे। पुष्पेंद्र भाई और मेरे सभी भाई, पैनल में बैठे मेरे सभी भाई, इंडिया वॉइस के
सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। पुष्पेंद्र भाई, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बार बार आप खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में चाहे प्रदेश में आप कितना भी रेशियो निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री यदि किसी के हैं तो वो बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो डरना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा को डरना चाहिए, लेकिन भाजपा तो नहीं डर रही, भाजपा के मंत्री नहीं डर रहे, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं डर रहे। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मोदी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और उनके कार्यकाल में सभी लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति यदि गलत काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ कानून आना चाहिए। ये 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए तो आपको कोई सम का मतलब मिल गया कि आप अपराधी होकर के जेल नहीं जाएंगे, आप अपराधी होकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आप अपराधी होकर के जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे। ये सरासर गलत है। ये देश की जनता के लिए गलत है, ये राष्ट्र के लिए गलत है, ये भारत देश के लिए गलत है। आज चलो मैंने मान लिया कि आज भाजपा की सरकार है, ये कानून बनता है तो ये तो सबके लिए है ना। नहीं बिल्कुल, अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो कल को विपक्ष में आप लोग रहेंगे तो वही सेम चीजें अप्लाई आप पर भी होंगी। अगर विपक्ष इस बात को लेकर फिलहाल डर रहा है तो हेमंत गुप्ता जी आपको क्या कुछ लगता है? क्योंकि विपक्ष पहले, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कहा था कि जेपीसी में हम शामिल होंगे और लेकिन विरोध करेंगे हम। दूसरी तरफ जो अन्य संगठन है वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि हम तो शामिल ही नहीं होंगे। अब यहां पर बात ही आ जाती है, जिस तरीके से अभी रविंद्र आनंद जी आरोप लगा रहे थे कि सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में है, ठीक है, तो ये अपने मन के तरीके से सब कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, ठीक है, मंत्री भी, तो डरना तो बीजेपी को चाहिए। दूसरा ये कि अगर हम साफ सुथरी सरकार की बात करें, जनता के हित की बात करें तो ये काफी अच्छा बिल भी है। नहीं देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि आखिर बिल का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने वाला मैटर है। अब अनुराग ठाकुर ने कहा भी था और वो सही कहा था कि आप किससे डर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर डर रहे हैं या फिर आपको भ्रष्टाचार से डर लग रहा है, आपकी डर किस बात की है। अगर मान लीजिए किसी भी अमेंडमेंट को किया जा रहा है, पहले देखिए, पहले तो ये बात सही देखिए, वहीदुद्दीन साहब ने क्या कहा उन्होंने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इससे बहुत ऐसी हो रहा, कंट्रोवर्शियल हो रहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वही संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्री को भी इस दायरे में लाया जा रहा है तो प्रॉब्लम किसकी? आज की एग्जिस्टिंग सरकार भाजपा की है, तो प्रॉब्लम तो भाजपा को होना चाहिए। और भाजपा खुद ही ये ला रही है बिल, वो ये कह रही कि कोई भी व्यक्ति जेल में रहकर सरकार ना चला, इससे जनता में गलत संदेश जाता है और आपकी नैतिकता भी नहीं आ जाती है। तो जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और जिस तरीके से संविधान का मूल्यांकन गड़बड़ ढंग से हो रहा है, उसको सुधारने के लिए जनता के बीच में सर हर एक बात का जो संविधान में कहीं जो त्रुटियां है उसका संशोधन करके उसको सुधार लाया जा रहा है। यही काम SIR में भी हुआ था। तो प्रॉब्लम ये है सबसे ज्यादा कि आखिर सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग कहाँ है, ये बात है। तो जिन पार्टियों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैली थी और जिन पार्टियों के मंत्री या सांसद या मुख्यमंत्री पर जो सबसे ज्यादा एलिगेशन लगे हैं वो इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। ममता बनर्जी का मतलब है कि 50% चार्जेस मंत्री हैं उनके पास, तो वो चली जाएंगी। सपा में वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, राजद में वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ये क्यों चाहेंगे कि हम इनके साथ जाए भाजपा के साथ, इसीलिए जेपीसी मीटिंग में ये लोग उसका बाइकआउट करना चाहते हैं। शशांक रंजन जी, बात वही है, सबसे ज्यादा खतरा तो बीजेपी को है, आप क्यों टेंशन में है? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से तनाव में नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसलिए जो है इस बिल के विरोध में जा रही है क्योंकि इससे लोकतंत्र में अस्थिरता की संभावना दिख रही है। हाँ।
क्योंकि छोटे मोटे आरोप चाहे सरकार कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हर प्रकार से लगते रहते हैं। और ऐसी अगर बिल को लाया जाता है तो इन चीजों से जो है कल को कोई भी उठकर किसी सरकार पर आरोप लगा दे, किसी सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर दे, कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है। यह बात अलग है कि बाद में वे साफ सिद्ध हो जाते हैं। तो क्या इससे समाज में अस्थिरता नहीं आएगी? क्या हमारे देश के लोकतंत्र के लिए यह खतरा नहीं बन सकता है? तो विपक्ष अगर विरोध कर रही है तो इसका भी कोई ना कोई मायने है। नहीं तो शशांक रंजन जी, ऐसा थोड़ी है कि आरोप लगे और तुरंत जेल में भेज दिया। आरोप सिद्ध भी तो होने चाहिए ना। नहीं, ये जब आम आदमी के साथ होता है तब नहीं पुष्पेंद्र जी। हाँ जी। जब आम आदमी 140 करोड़ देशवासी हमारे देश में रहते हैं और यही कानून और यही नियम जब आम जनता के लिए है, आम लोगों के लिए है, तब दिक्कत नहीं हो रही है। तो फिर उसका भी विरोध करे विपक्ष। जब नेताओं के लिए कोई कानून बन करके आ रहा है तब बड़ी दिक्कत हो रही है। भाई नेता क्या अलग से है क्या? मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने लाल बत्ती खत्म कर दी, वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। तो ये जनता के लिए अच्छी बात है ना। जब हम छोटे थे तो पुष्पेंद्र भाई देखते थे कि किस तरीके से जब एक मंत्री निकल के जा रहा है तो रोड के रोड जाम हो जाते थे। लेकिन आज क्या है कल्चर? वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, लाल बत्ती खत्म कर दी गई है। अरे भाई, जो आम आदमी को जो सुविधाएं, जो नियम कानून है वही मंत्रियों के लिए होनी चाहिए, वही विधायकों के लिए होने चाहिए, वही सांसदों के लिए होने चाहिए। क्या दिक्कत है शशांक भाई? बताइए क्या दिक्कत है? यदि आम आदमी को दिक्कत नहीं है तो मंत्री विधायकों को दिक्कत क्यों है? और ये मंत्री विधायक जो भी होते हैं वो देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से उनको वेतन मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है। तो समाज की सेवा करे, समाज की सेवा करने के लिए आए, यहाँ पर अपराध करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए। जब भ्रष्टाचार करेंगे, अपराध करेंगे, जेल जाएंगे तो कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, बिल्कुल चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो कोई और त्यागी जी एक सवाल और है। ये तो बात होगी उनकी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उन मंत्रियों का आप क्या करेंगे? वो भ्रष्टाचार तो कर ही नहीं रहे, लेकिन वो जनता के बीच में भी नहीं पहुंच पा रहे। जनता को आज तक जनता ने चेहरा ही नहीं देखा उनका। देखिए पुष्पेंद्र भाई, जनता जनार्दन से बड़ा लोकतंत्र में कुछ भी नहीं है। जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है लोकतंत्र में। यदि इस तरीके का कोई भी मंत्री विधायक सांसद होता है तो ये इतिहास को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जनता उसको 2 मिनट में उतार करके रख देती है। यदि ऐसा कोई होगा तो आप अगले चुनाव में उनको देख लेना, जनता कभी भी उसको समर्थन नहीं करेगी, कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो जनता जनार्दन से बड़ा इस लोकतंत्र में भगवान कोई नहीं है। तो लोकतांत्रिक देश जितने भी होते हैं तो जनता जनार्दन से बढ़कर के नहीं हो सकते। तो पुष्पेंद्र भाई, आपने जो सवाल किया है, वैसे तो मेरी नजर में ऐसे कोई मंत्री नहीं है। यदि ऐसा कोई है भी, यदि ऐसा जनता, लेकिन जनता की नजर में यदि है तो वो छोड़ेगी नहीं। आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को जनता जनार्दन ने आंखों पर भी बिठाया। अच्छा, हाँ, त्यागी जी बिहार में, हाँ त्यागी जी बिहार में आपके गठबंधन की सरकार है, ठीक है। कई ऐसे मामले भी आ चुके हैं कि हजारों करोड़ के पुल बनकर गिर गए, ठीक है। उसमें क्या किसी पर कोई आरोप लगा? किसी ने इस्तीफा दिया कुछ? देखिए पुष्पेंद्र भाई, हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन की सरकारें हैं वो ईमानदारी से काम कर रही हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रही हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी कहा कि यदि कोई भी मंत्री नहीं जाता है जनता के बीच में तो जनता उसको जरूर, भाई 1 मिनट दीजिए मुझे। बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप बिहार में उसका रिजल्ट देख लेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए के गठबंधन की सरकार बन रही है। वहां से जो गुंडा राज था, जो लालू जी का आप लोगों ने किस तरीके से राज देखा था, उसको किस तरीके से सुशासन में बदला है नीतीश जी ने, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और हाँ, ये भी हम मानते हैं कि अभी भी चेंजेस बिहार में होने जरूरी है, जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जो कारण है, आप लोगों को भी पता है कि बिहार में अभी भी
डेवलपमेंट की जरूरत है और डेवलपमेंट वहां पर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब बिहार में गए तो कितनी सारी सौगातें दी, कितनी सारी गरीब कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर राज्य में चल रही है। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा कि इंडी गठबंधन जो सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ता है, कुर्सी के लिए, सरकार के लिए, सत्ता के लिए लड़ाई लड़ता है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं सब बिखर जाते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं। उनका ना तो कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई नेता है, सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे होते हैं तो वो मोदी जी के खिलाफ बोलना है, मोदी जी का विरोध करना है, देश का विरोध करना है। देश में रहेंगे तब भी देश के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, देश के बाहर जाएंगे। ठीक है त्यागी जी, ठीक है रविंद्र आनंद जी, के खिलाफ बोलेंगे। ठीक है त्यागी जी, अब सुन लीजिए। हाँ रविंद्र आनंद जी। पुष्पेंद्र भाई, हाँ आप उत्तराखंड को बहुत करीब से जानते हो। बिल्कुल। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, हेमंत जी भी सुनेंगे और हमारे भाई भी सुनेंगे। आप महाराष्ट्र भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड में एक मंत्री जो कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री होता है, उस पर एनएच घोटाले का मामला दर्ज किया जाता है और फिर वो मंत्री 2016 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है और विधायक जीत करके फिर मंत्री बन जाता है। उसकी सारी जांच बंद हो जाती है, उसकी सब जांचों को बंद कर दिया जाता है और उसे बिल्कुल क्लीन कर दिया जाता है। वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, उसके दाग धुले जाते हैं और उसे वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल के क्लीन करके रख दिया जाता है। अब क्या होता है, अब वो आदमी फिर पलटी मारता है, वो फिर कांग्रेस में जाता है, विधायक तो बन जाता है लेकिन संयोग से सरकार भाजपा की होती है। अब उसमें फिर जांच बढ़ जाती है। तो अब आप मुझे ये बताओ। नहीं, अभी आप मुझे बता दीजिए अभी कांग्रेस में ही है ना वो? हाँ, आप बखूबी जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल समझ गया, है ना। अगर आप कहेंगे मैं नाम भी ले लूंगा, मैं यशपाल आर्य जी की बात कर रहा हूँ। यशपाल आर्य जी पे NH 74 घोटाले का बहुत बड़ा केस बनाया जाता है, ईडी सीबीआई पीछे लगाई जाती है, बनाया जाता उनकी है, होता है मतलब बनाया जाता है, होता है जुगाड़ कर देती है बीजेपी और फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। घोटाला होता है, चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, इनको चुप कराइए। त्यागी जी प्लीज, इनको तमीज सिखाइए कि त्यागी जी प्लीज, भारतीय जनता पार्टी पर त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी आपको मैंने पूरा टाइम दिया, आपको पूरा टाइम दिया। इनको चुप कराइए, इनका रेडियो बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा इनको चुप कराइए। नहीं ठीक है त्यागी जी, शांत हो जाए पूरा कीजिए जो बराबर के हो, सभी को बराबर समझ दे रहा हूं, शांत हो जाइए। पुष्पेंद्र भी एक एक करके जाइए ना, न्यायिक व्यवस्था आप सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। आवाज उठाइए, कोई मना कर रहा है? नहीं ठीक है, आवाज नीचे करिए। त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए आप रविंद्र जी। देखिए, यशपाल आर्य जी पर जांच बिठाई जाती है, वो कांग्रेस में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते ये दाग अच्छे हैं, वो दाग भर जाते हैं, जांचें बंद हो जाती हैं, 5 साल तक वो मंत्री रहते हैं, कोई जांच नहीं, और फिर वो कांग्रेस में आते हैं तो फिर से वो ईडी सीबीआई का जिन। अच्छा ठीक है, हाँ रविंद्र जी आप कुछ देर के लिए बीजेपी को भी भूल जाइए, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी, ठीक है। अगर इस तरह का कानून हो, अगर किसी मंत्री पर, मुख्यमंत्री पर या प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 30 दिन के अंदर उसकी कुर्सी चली जाए, सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया, हाँ, कि जांच एजेंसियां इनकी है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप भूल जाइए बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, ठीक है। समझ लीजिए किसी और की सरकार है, ठीक है। देखिए, वर्तमान परिवेश में तो बिल्कुल गलत है। हाँ, और वैसे ये कर चुके हैं हमारे साथ ऐसा। हाँ, हम तो भुक्तभोगी है ना। अगर बीजेपी ना हो, अगर बीजेपी ना हो, आपकी सरकार हो, पुष्पेंद्र जैन जी के 2 साल लौटा सकते हैं पुष्पेंद्र जी? मैं बिल्कुल उन्होंने परिवार हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन रविंद्र जी ये मानिए केंद्र में अगर आपकी सरकार है जी, तो तब ये ठीक है, क्योंकि भाई अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसको हटाना भी ठीक है। संविधान में छेड़छाड़ करते नहीं फिरेंगे रोज रोज। हम रोज रोज
संविधान खोल के नहीं बैठ जाएंगे कि कहाँ से हमें लाभ मिल सकता है, कहाँ अमेंडमेंट चेंज करने हैं। ये हम नहीं करेंगे। हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, सरकारी स्कूलों की छतें और दीवारें नहीं गिरेंगी। अभी राजस्थान का नया मामला है। ठीक है, 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 शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हेमंत गुप्ता जी, आखिर क्या कुछ वजह है कि जब भी कुछ नया मुद्दा आता है, कोई कानून आता है, बिल आता है, उस पर चर्चा करनी होती है तो ना तो सत्ता पक्षी विपक्ष को विश्वास दिला पाता है, ठीक है, और कुछ भी हो विपक्ष भी तुरंत हंगामा करना शुरू कर देता है। तो आखिर ये कब तक चलेगा कि सहमति बनना जरूरी हो जाए, कुछ ऐसा हो कि विपक्ष भी साथ खड़ा हो, सहमत हो, लेकिन हर मुद्दे पर विरोध? देखिए, विपक्ष तो आज कुश्ती की राजनीति का शिकार हो चुकी है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा। लेकिन आप इसको समझिए कि हम सबको समझना पड़ेगा, यह देश संविधान से चलता है और संविधान का निर्माण जनता के लिए हुआ था, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हुआ था। आप भारत के 39वां संशोधन को देखिए, उसमें क्या था? प्रधानमंत्री उस पर कोई भी जेल का नहीं कार्य हो सकता था, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, तब तो किसी को ये दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन हुआ क्या इसमें कि कई ऐसे आपराधिक किस्म के लोग मंत्री बन के बैठ गए हैं, तो साफ छवि वाले वो लोग उनके दबदबा पर से, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, चाहे राज्यसभा के अंदर हो, चाहे जनता के बीच हो, उनका जो धौंस था उससे आम आदमी और अच्छे आदमी सामने नहीं आते थे चुनाव लड़ने के लिए। हमने पहले भी आपको कहा कि पहले नेताओं के पास अपराधी जाया करते थे सुरक्षा मांगने के लिए, अब वही नेता अपराधियों के पास जाने लगे चुनाव लड़ने के लिए कि भैया चुनाव में जीतना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहुबल, धनबल, छलबल सब चल रहा है। तो इन बलों से बचने के लिए जनता को आपको बताना है, जनता को ये दिखाना है कि जो हमारा प्रतिनिधि है वो सही व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संस्कारी व्यक्ति है और वो सुचिता को धारण भ्रष्टाचार से दूर है। सवाल ये उठता है कि आज के दिन में चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई और भी पार्टी हो, सभी पार्टियों में भ्रष्ट लोग हैं। बीजेपी खुद भी चाहती है कि उसकी पार्टी से, उसके मंत्रिमंडल से वो सभी भ्रष्ट मंत्री अगर कोई हो तो वो हटे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। सत्ता के लोभी लोग सत्ता का हस्तांतरण करने नहीं देना चाहते, इसलिए नहीं देना चाहते हैं। याद कीजिए, राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया बेचते हैं तो समाज के बीच में 15 पैसा जाता, 85 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता है। तो भ्रष्टाचार का नमूना ये कि देश का जो शासन है आज जिस तरीके से भारत दुनिया के पटल को उठा है, उसका मुख्य कारण क्या है? जनता का सहयोग। लोग जीएसटी का विरोध कर रहे थे, सफल हुई। लोग नोटबंदी का भी विरोध कर रहे थे, सफल हुई। लोग राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे, सफल हुई। लोग जम्मू कश्मीर का विरोध कर रहे थे, वो सफल भी। धारा 370 आज दुनिया का सबसे बड़ा पुल वहां बन गया है। तो कहने का मतलब है कि आप जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आर्टिकल 41 का उल्लंघन हो रहा है, मैं चूंकि वो भी अधिवक्ता है सर्वोच्च न्यायालय को, मैं भी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए आर्टिकल 14 क्या कहता है? हर एक व्यक्ति इस देश का कानून के नजर में बराबर है। बिल्कुल। तो जब आप बताइए कि एक व्यक्ति नौकरी जो करता है, अगर वो अरेस्ट होता है तो उसकी नौकरी चली जाती है ना। एक व्यक्ति जो व्यापार करता है, अरेस्ट होता है तो उसका सीआर खराब हो जाता है, सिविल रिपोर्ट खराब हो जाता है, रेपुटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, एक सांसद जेल में बैठ करके, जेल जा करके देश की जनता को कैसे गुमराह कर सकता है? कैसे उस शासन पर काबिज हो सकता है? तो इस कानून में गलती कहाँ है? बिल्कुल। अच्छा हेमंत गुप्ता जी, यहाँ पर एक सवाल और है। सवाल ये है कि एक तो अगर ये कानून बन जाता है तो कानून के तहत सब कुछ होगा। दूसरा, अगर हम जनहित के मुद्दे देखें, अगर हम जनता को देखें, ठीक है, क्योंकि जनता ने जेल में बैठे अमृतपाल सिंह को भी जिता दिया। बिल्कुल। तो क्या जनता की बात मानी जाएगी या फिर जो
जेल में है, वो कानून के हिसाब से उससे अनुमति नहीं मिलेगी कि भैया लड़ ही नहीं सकते अब तो। सवाल ये उठता है कि जेल गया क्यों? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि जेल जाने के बाद भी हाँ, अपराध किया तभी तो। हाँ, तो यही तो चाह रही है कि जो अपराधी है और जेल गया है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम तो नहीं हो, वो सरकार से दूर रहना चाहिए। हेमंत जी, सुखविंदर भाई, हेमंत जी, एक सवाल है सत्येंद्र जैन जी के बारे में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उसके ना तो पास जिनको इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया और बाद में क्लीन चिट मिल गई। मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि सत्येंद्र त्यागी पर ईडी ने जो एविडेंस नहीं दिया उसको सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े ही सीरियस ढंग से लिया है। और इस केस में भी मैं आपको बताऊं, जब ये कानून बन रहा है तो 2-3 चीजें होंगी, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले तो ये इस कानून में आदेश कौन करेगा, पहले आप समझिए। आपको सेना नहीं कर सकती, पारामिलिट्री फोर्स नहीं कर सकती, पुलिस ही करेगी ना। तो जब पुलिस करेगी तो पुलिस मैनुअल चेंज होगा। अब पुलिस का जो आयोग होगा उसको 30 दिन के अंदर में अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना ही होगा। अगर नहीं देगा तो वो कैसे डिक्लेयर करेगा कि अपराध किया या नहीं? पहला बात। अगर अपराधी नहीं है तो दुनिया का कौन अदालत है जो उसको जेल में रखेगा 30 दिन तक? दूसरी बात, तीसरी बात आइए, चार्जशीट जब तक नहीं मिलेगा वो एक्यूज नहीं होगा। तो जब 30 दिन के अंदर उसको चार्जशीट देना है और अगर नहीं दिया तो भी बेल मिल जाएगा। बिल्कुल। चौथी बात आइए कि अगर वो राष्ट्रपति को खबर नहीं करता कि इस कारण से उसको अरेस्टिंग हुआ तो उसको स्टे नहीं मिलेगा। पांचवी बात आइए कि अगर कोई अपराधी को अगर कहीं से बेल नहीं मिला तो क्या उसका ऑप्शन खत्म हो गया? नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अवसर है जहां से वो डिक्लेरेशन लेगा और फिर से रिस्टोर होगा अपने पद पर। तो बिना जाने बुझे हम लोगों के बीच बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बयान दे रहे हैं। हाँ, रविंद्र आनंद जी, अभी तक भी जो एनडीए सरकार है वो कई तरीके के बिल लेकर आई और विपक्ष ने उन बिलों को लेकर काफी अफवाहें भी उड़ाई। क्या कोई ऐसा बिल है जो विपक्ष ने कहा हो कि इसके आने से ये नुकसान हो जाएगा और वाकई वो नुकसान हो गया हो? कोई एक उदाहरण आप दे सकते हो तो? बिल के बारे में कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, हमने किसान बिल का, हाँ, तो किसान के 3 काले बिल थे, हाँ, उसका हमने पुरजोर विरोध किया। हाँ, और हमने कहा ये खराब होगा। हाँ, और 750 किसान मारे गए। हाँ, उसके बाद मोदी जी 15 अगस्त को आगे कहते हैं कि हम वापस ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी तो ये कर रही है किसानों के साथ। देखिए, अब आप सवाल से मत भटकिए पुष्पेंद्र जी। हाँ, आपने जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल कानून बनने के बाद, क्योंकि वो तो कानून बना ही नहीं। ये तो कोई बात नहीं पुष्पेंद्र जी। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, वो तो कानून बना ही नहीं ना कि एक कानून किसानों के खिलाफ भाई। सर, मोदी जी को लगा कि इससे वाकई नुकसान हो सकता है तो उन्होंने वापस ले लिया। रविंदर जी, ये बताइए, खिलाफ था कि हित में था? आप ये यार वीडियो बंद कराओ पहले पर आकर के पीछे से। चैनल पर आप मुझसे बात कर रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं का काम करते हैं। सुन लेते हैं। जब वो बिल आया ही नहीं, आपको कैसे पता कि हित में था कि अहित में था? है, आपने 750 लोग मरवा दिए। आप लोगों ने इस तरीके से आंदोलन करना, आप पंजाब में क्यों नहीं किसानों के साथ वार्ता कर रहे हो? क्यों नहीं किसानों के साथ कम से कम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बीजेपी आंदोलन कर मोदी जी किसानों के साथ बैठे किया, हम तो स्वागत करेंगे। मोदी जी नीचे बैठे किसानों के साथ, इतने बड़े झूठे मक्कार लोग हैं, स्वागत करेंगे तुम्हारा भाई। पार्टी के लोग नहीं पता मोदी जी किसानों के साथ बैठे तो सही। ठीक है, शांत हो जाइए। शशांक रंजन जी, आपको लगता है कि अभी तक इस सरकार में जो भी कानून बने हैं उनको लेकर जो विपक्ष ने अफवाहें उड़ाई थी उनमें से कोई 1-2 सच हो गई हो? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, पहले अभी हमारे बड़े भाई श्री हेमंत गुप्ता जी कुछ बोल रहे थे, मैं उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस जीएसटी के सफलता की बात की जा रही है, इसी जीएसटी को जब कांग्रेस राज में लाने की चर्चा चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध हो रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर इसे सफलता बताया जा रहा है। श्री राम मंदिर के लिए नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया जा रहा था जिसका भी विरोध किया गया था और आज श्री राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन किया जा रहा है।
और ऐसे बहुत से मामले हैं। नहीं, जिसमें शशांक कि- रंजन जी, अगर आप इन्हीं मामलों की बात करते हैं तो जब आपकी सरकार थी तो शायद किसी राज्य में गो हत्या पर बैन करने के लिए कोई कानून नहीं था। तो आज के समय में कई राज्यों में ये कानून है। और अगर बात करें 7 नवंबर 1966 की, ठीक है, तो संसद के बाहर साधु संतों पर गोलियां भी चली थी, तब किसकी सरकार थी ये भी आपको पता होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सभी प्रकार की सरकारों के विरुद्ध जो है कुछ न कुछ कमियां निकाली जा सकती है। हाँ। लेकिन सिर्फ कमियों को निकालने से नहीं होता है। यह देश कैसे सुदृढ़ होगा इस पर चर्चा करने की बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता है। बिल्कुल किसी बिल्कुल भी ठीक प्रकार है, के आप कानून सुनना, को लाने से शशांक पहले रंजन जी, समस्या यही आ रही है ना कि जो विपक्ष है वो सुनना ही नहीं चाहता। आप एक बार बैठिए, आपस में मिलकर चर्चा कीजिए, अपने अपने आम जो सहमति बनाने की चर्चा करें ना। हाँ बिल्कुल। हेमंत गुप्ता जी, देखिए, हमें ये बताइए कि जीएसटी के बारे में आप पूछ रहे हैं, जीएसटी से आपको घाटा हुआ या फायदा हुआ, बताइए। आप देश के परिप्रेक्ष्य में बताइए, जवाब दीजिए। अगर घाटा हुआ तो अच्छी बात है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर देश को फायदा हो रहा है तो दिक्कत कहाँ है? अभी 9 बिल आपके पड़े हुए हैं। मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पड़ा हुआ है, टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल पड़ा हुआ है, जन विश्वास संशोधन बिल पड़ा हुआ है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बिल पड़ा हुआ है, नेशनल स्पोर्ट्स पड़ा हुआ है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल पड़ा हुआ आपका, भूमि विरासत असल भू अवशेष पड़ा हुआ आपका, खान खनिज पड़ा हुआ आपका, और जो लंबित अभी कई बिल आप लोगों ने टैक्सेस पे जैसे इनकम टैक्स रखा है, इंडियन पोर्टल रखा है, मर्चेंट शिपिंग रखा है, कोस्टल शिपिंग गार्ड बिल रखा है, समुद्र माल परिवहन रखा है, बिल ऑफ लैंडिंग रखा है, गोवा में विधानसभा में निर्वाचित सदस्य जहाँ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन का बिल है वो भी पेंडिंग रखा। अगर इस तरह से हम अगर पेंडिंग रखेंगे तो इस देश को चलाएगा कौन और कैसे चलेगा? क्या आपको नहीं लगता कि संविधान में जो त्रुटियां रह गई उसका संशोधन होना चाहिए? चलिए। क्या आपको नहीं लगता कि अच्छी छवि वाले लोग देश की संसद में आने चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि आपराधिक किस्म के लोग तो कल आप ही जाते थे, आपकी गाड़ी जाती थी और रोड में एक क्रिमिनल जा रहा है लाल बत्ती लगा करके और आपकी गाड़ी को रोक रहा है, धौंस जमा रहा है आपके ऊपर, ये सारे धौंस खत्म हो जाएंगे, लाल बत्तियां उतर जाएंगी लोगों का। आपके साथ अगर ये चलिए ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है हेमंत गुप्ता जी, समय की कमी है और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है वो फिलहाल कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जो सदन में 3 बिल आए थे उनको जेपीसी में भेजा गया था और कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि हम चर्चा करेंगे लेकिन हम विरोध करेंगे। लेकिन जो दूसरे सहयोगी दल हैं कांग्रेस के साथ साथ वो बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि हम तो जेपीसी में शामिल होंगे ही नहीं। अब कांग्रेस की एक तरफ आई है तो एक तरफ हुआ वो वाली स्थिति बनी हुई है। आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में थे। नमस्कार।